नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने विज्ञान पाठ्य पुस्तक से आलो आंधारी नामक पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि बीबी हालदार द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको लेखिका के बारे में बताना चाहती हूँ। बीबी हालदार का जन्म संवतः 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह इनसे दोगुनी आयु के व्यक्ति से होने के कारण 7वीं कक्षा में ही इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। केवल 7वीं कक्षा तक ही वह पढ़ पाए। विवाह के 12-13 वर्षों बाद पति के अत्याचारों से आहत होकर ये अपने 3 बच्चों के साथ पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय पश्चात ये गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंधारी इनकी एकमात्र पुस्तक है। वर्तमान में ये गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत होकर ही इन्होंने यह कदम उठाया और अपनी पुस्तक लिखी। इस पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने वाली बीबी हालदार ने आत्मकथा का मतलब है अपनी कथा के रूप में आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा आरंभ की जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की और न ही स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंख से, यथार्थ मतलब वास्तविकता की आज जिसमें है, तपन जिसमें है, उस रेगिस्तानी जीवन की है, जिसमें नायिका और लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही, 13 वर्ष की आयु क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। तो इस आयु में जीवन की जो संवेदनशील उम्र होती है, वह अपने पति के 3 बच्चों की माँ बन जाती है 13 वर्ष की आयु में। और फिर पति की जो ज्यादतियाँ हैं, अत्याचार, वह उनसे तंग आकर अंत में उस यह फैसला करती है कि वह अकेले रहने का फैसला कर लेती है और अकेली ही अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। इस तरह प्रस्तुत पाठ में एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत जो बेबी हालदार हैं, उन्होंने अपने आत्मसंघर्ष की कहानी किस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से व्यक्त की है। सबसे पहले तो उनको क्या था, ये लेखिका को क्या है, अपनी पारिवारिक चिंताएं उनको घेरी थी। अपने पति से अलग रहना, 3 बच्चों को साथ में पालना, तो उनके लिए प्रतिक्षण उनके मन में चिंता ही सताती रहती थी और वो ये सोचती थी कि अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। और फिर एक अकेली औरत का समाज में रहना, यह भी अपने में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो तरह तरह की पारिवारिक चिंताएं उनको सताती रहती थी और जब लेखिका अकेले रहती थी तो आस पड़ोस के लोगों द्वारा उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाना, 3 बच्चों के साथ अकेले रहना, आस पड़ोस की बात के लोगों का उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाना और उनसे अनेक प्रश्न पूछना। यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारे पति कहाँ है, यहाँ क्यों रह रही हो, अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती, क्या अकेली रह सकती हो, जो सामाजिक प्रश्न होते हैं। एक अकेली स्त्री का परिवार में
शादी के बाद अकेले बच्चों के साथ रहना, तो तरह तरह से जो सामाजिक प्रश्न थे वह उनसे लोग करते रहते थे और फिर वह इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अपने निवास बदलती रहती है। अंत में उनको उनकी पहचान सुनील नाम के एक 30-32 साल के युवक से हुई और एक दिन जब वह रास्ते में मिलता है उन्हें, तो बातचीत के दौरान ही वह अपने काम की बात उनसे करती है कि उसे काम चाहिए, तो वह उनकी मदद करता है और लेखिका को एक कोठी में खाना बनाने, साफ सफाई का काम मिल जाता है। उस कोठी से पहले से ही काम कर रही महिला जो थी उसको हटाकर लेखिका को रखा जाता है। इसलिए वह महिला भी उससे तो क्रोधित होती है, लेकिन अंत में वह वहाँ काम करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पे सुबह आकर के पूरा घर का सारा काम करती, खाना बनाती और अपने बच्चों को भी फिर नहलाती खिलाती और उनके भविष्य के बारे में सोचती। लेखिका जिस घर में रहती थी उस घर का किराया अधिक होने पर और वहाँ पे जो आसपास के लोग थे उनसे तरह तरह की बातें सुनने के पश्चात वह अत्यधिक परेशान हो जाती है और अपने घर को बदलने की सोचती है। लेखिका के जो कोठी मालिक थे वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और घर के सभी कामों में लेखिका को निपुण देख करके और उसके जो परिश्रमी स्वभाव था, उसका जो परिश्रमी स्वभाव था, तो जो कोठी के मालिक थे उनका उससे विशेष आत्मीय संबंध हो जाता है। वह उसे आश्वासन देते हैं कि तुम निश्चिंत होकर मुझसे अपनी सारी बातें कर सकती हो, तुम मुझे तातुश कहो, क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे तातुश कहते हैं। वह उसे अपनी बेटी के समान मानते थे, कहते थे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और इस घर की लड़की हो। तो मकान मालिक लेखिका को बेबी कहते थे, इसीलिए उनका नाम बाद में बेबी हलदार के रूप में हम कहते हैं। और तब से लेखिका कोठी मालिक को तातुशी कहने लगती है। कोठी मालिक के साथ साथ घर के सभी सदस्यों द्वारा उसके साथ आदर व सम्मान का व्यवहार किया जाता है। तातुश बेबी के कार्य के प्रति इसकी जो कार्य करने की तत्परता थी, सारे काम समय से निपटाना, सभी का ध्यान रखना, तो वह कहते थे कि अकेले में उन्होंने उसको लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। वहाँ पे कई पुस्तकें रखी रहती थी, तो वह कहते थे कि तुम खाली समय में इसको पढ़ सकती हो। और तातुस के प्रोत्साहन के अनुसार दी गई किताब, कॉपी और पेन घर लाकर वह अपने जीवन की घटनाओं व यादों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखना आरंभ करती है। थोड़ा थोड़ा करके वह शुरू करती है अपने दिन की यादों को और धीरे धीरे वह प्रतिदिन लिखने की आदत उसका शौक बन जाती है। वह आदत जो है उसकी शौक बन जाती है और लेखिका का जो 3 बच्चों के साथ रहना समाज के लोगों को अखरता है और वो जहाँ पे रहती है वहाँ ही पर लोग उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन लेखिका क्या है, अपनी निडरता, संयमता के द्वारा उन सब के दुर्व्यवहार को सहकर बहुत आगे निकल जाती है, बहुत आगे निकल जाती है। फिर तातुस द्वारा लेखिका को आश्रय दिया जाता है। तातुस व उनके मित्रों द्वारा लेखिका को निरंतर लिखने रहने की सलाह दी जाती है। एक दिन लेखिका को अपनी माँ के निधन की सूचना मिलती है और वह
रोने लगती है, क्योंकि उसके भाई व भाभी को माँ की खराब तबीयत तथा निधन के बारे में जानते हुए भी उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया और अंत समय में भी वह अपनी माँ से नहीं मिल पाती। लेखिका के लेखन की लोकप्रियता धीरे बढ़ती है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से कोलकाता में जेठू व शर्मिला दी थी और दिल्ली में रमेश बाबू से उनकी घनिष्ठता हो जाती है। और उससे आश्चर्य भी होता है कि उसके साधारण से लेखन को इतना पसंद किया जा रहा है और लेखिका उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है। बच्चों, मैं आज यहीं पे अपना पाठ समाप्त कर रही हूँ। आगे उसकी कहानी विस्तार से मैं अपने नेक्स्ट भाग में, अगली वीडियो में बताऊँगी।